सबसे पहले टीएमसी लीडर मनोरंजन व्यापारी का ये स्टेटमेंट सुनिए। एक बिहारी 100 बीमारी। एक बिहारी 100 बीमारी ये पहली बार नहीं है जब बिहारियों को बीमारी से जोड़कर संबोधित किया जा रहा है। देश के हर कोने में बिहार के लोगों के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करना एक आम सी बात है। बिहारी शब्द सुनते ही लोगों के मन में एक गुटखा चबाता, लुंगी पहने अग्रेसिव पर्सन की इमेज दिमाग में बनने लगती है, जो या तो क्रिमिनल होगा या फिर मिट्टी में सने कपड़े पहने मजदूरी का काम करता होगा। अगर हम स्पेशली मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ पर बिहारी शब्द का यूज ही गाली के तौर पर किया जाता है। अगर आपको इन शहरों में रिक्शा चलाता या फिर मजदूरी व साफ सफाई का काम करते हुए कुछ वर्कर्स नजर आ गए, भले ही वो राजस्थान, हरियाणा या फिर गुजरात के रहने वाले हो, लेकिन उनकी वेशभूषा और काम की वजह से ही उन्हें बिहारी समझा जाता है। लेकिन हमारा सवाल तो यही है ना कि बिहारियों से इतनी नफरत क्यों, वो भी अपने ही देश में। इसलिए दोस्तों, इसके पीछे जो मेजर रीजंस है ना, उसको हमने कई पार्ट्स में बांट दिया है, जिसमें पहला है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब दोस्तों, इसको समझने के लिए हमको 1980 की अगली हिस्ट्री को देखना होगा। उस टाइम मुंबई में उनके लोकल वर्कर्स के बाद सेकंड लार्जेस्ट लेबर बिहार से ही आते थे और ये लोग बहुत ही मेहनती थे, इसलिए इनको काम भी बड़ी आसानी से मिल जाया करता था। ऐसे में जाहिर सी बात है, वहाँ के लोकल्स के लिए कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और उनको अपने खुद के राज्य में काम मिलने में प्रॉब्लम्स होने लगी। उस टाइम महाराष्ट्रियन सरकार भी स्टेट के विकास और उससे जुड़े प्रोजेक्ट को बहुत ही सीरियसली ले रही थी और इसी वजह से गवर्नमेंट अपने लोकल्स को ज़्यादा प्राथमिकता देने लगी। एक समय तो इस प्रेफरेंस ने इतना भयानक रूप ले लिया था कि ना सिर्फ बिहारी बल्कि किसी भी दूसरे स्टेट के लोगों की दुकानें को जबरदस्ती बंद करा दिया जाता था। 1950 में तो साउथ इंडियंस के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा खड़ा हो गया था और लोग नारा देने लगे थे कि लुंगी उठाओ पूंगी बजाओ, क्योंकि उस समय मुंबई में साउथ इंडियंस बड़ी संख्या में माइग्रेट करने लगे थे। हालांकि बिहारियों के मुकाबले साउथ इंडियंस या फिर गुजरातियों को एट सेंटिमेंट्स का थोड़ा कम सामना करना पड़ा और इसका मेन कारण पैसा और इनका व्यापार था, जो कि उस टाइम पर काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन सैडली ये सारी चीज़ें बिहारियों के पास नहीं थी। लिटरेसी रेट, अब दोस्तों, भले ही बिहार का इतिहास बहुत मजबूत रहा हो, महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट बिहार से हो, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी यही हो या फिर गौतम बुद्ध को क्यों ना ज्ञान यहीं से प्राप्त हुआ हो, लेकिन आज के टाइम पर ये इग्नोर नहीं किया जा सकता कि आज बिहार इतिहास से बिल्कुल उल्टी दिशा में बह रहा है। आज बिहार लिटरेसी रेट में 61.8% के साथ सारे स्टेट से सबसे पीछे है। लेकिन लिटरेसी रेट इतनी कम क्यों? तो दोस्तों, इसके पीछे मेन रीजन स्कूल में बुनियादी ज़रूरतों की कमी, बच्चों का बीच में स्कूल छोड़ देना, इकोनॉमिक इनक्वेलिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और एजुकेशन को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी। शायद मैंने थोड़ी जल्दी में इन सारे पॉइंट्स को बोल दिया ना, रुकिए इन्हें थोड़े डिटेल में आपको बताता हूँ। अब देखिए, बिहार के लगभग हर गाँव में गुलाबी रंग की स्कूल बिल्डिंग दिख जाती है। अब बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन स्कूल की हालत देखकर ऐसा लगता है कि सरकार की रुचि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में है, ना कि एजुकेशन के हालात सुधारने में। बिहार के प्राइमरी स्कूलों में तो कई बच्चों को कोर्स की बुक तक नहीं मिलती। अगर बच्चों से सवाल पूछा जाए तो उनके पास जवाब ही नहीं होता और लंच टाइम के बाद स्कूल बंद करना तो आम सी बात है। लेकिन इसके पीछे हम सिर्फ गवर्नमेंट को ही जिम्मेदार नहीं मान सकते, बल्कि कई बार तो पेरेंट्स भी एजुकेशन को महत्व नहीं देते, क्योंकि जब पढ़ने लिखने के बाद भी गांव के बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती तो फिर इसका गलत मैसेज लोगों तक जाता है। पेरेंट्स को लगता है कि ऐसे में उनका बच्चा कहीं का नहीं रह जाएगा, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी तो उसे मिलेगी नहीं और लास्ट में वो खेती मजदूरी भी नहीं कर पाएगा। ऐसे में उनका फोकस पढ़ाई लिखाई से हटकर रोजगार के समाधान पर ज़्यादा रहता है। कई बार तो खुद पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़वाकर उन्हें अपने साथ काम पर ले जाने लगते हैं। ऐसे में बिहार के बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं और ना ही उनमें कोई ऐसी स्किल डेवलप हो पाती है जिससे कि वो बेहतर कमाई कर पाए। एंड में उनके पास मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट भरने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। काम के तलाश में उनको दूसरे शहर जाना पड़ जाता है, जहाँ उनकी बोलचाल, काम और वेशभूषा की वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। लो इन एवरी पैरामीटर। अब दोस्तों, बात सिर्फ लिटरेसी रेट की नहीं है, बल्कि और भी कई ऐसे पैरामीटर हैं जिनमें बिहार सबसे कम रैंक कर रहा है। 15 से 49 साल की महिलाओं में तो 60.3% एनीमिया की शिकार होती है।
हालांकि ये डेटा पहले 67.4% था, जिसमें बिहार ने थोड़ा प्रोग्रेस किया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया होने से न सिर्फ माँ पर असर पड़ता है बल्कि बच्चे की हेल्थ पर भी असर देखने को मिलता है। समय से पहले बच्चे का पैदा होना, कम वजन और बाद में बच्ची को भी एनीमिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जब ऐसा बड़ी संख्या में होने लगे तो ये किसी भी स्टेट के लिए चिंता का विषय बन जाता है। इसके अलावा गरीबी में भी बिहार काफ़ी स्टेट के मुकाबले टॉप पर आता है। वही अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में हरियाणा और राजस्थान के बाद ये तीसरे नंबर पर है। लेकिन दोस्तों, जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दों की बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बिहार के लोग ये कहने लगते हैं कि देश में सबसे ज़्यादा IAS और IPS ऑफिसर्स भी तो बिहार से ही आते हैं ना। अब सच में ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसकी एक डार्क साइड अभी भी हमारी नज़रों से दूर है। इतनी बड़ी संख्या में IAS और IPS ऑफिसर्स बनने का रीजन भी यही है कि गवर्नमेंट ने राज्य औद्योगिकरण को बढ़ाने के लिए मेजर स्टेप्स लिए ही नहीं, लोगों को अच्छी प्राइवेट नौकरी नहीं मिल रही और फिर थक हार कर उनका सपना सरकारी नौकरी ही बन रहा है। इन इक्वेलिटी फॉर वुमेन, दोस्तों कहा जाता है कि जब एक वुमेन एजुकेट होती है तो फिर फैमिली का स्टेटस बदल देती है और यही सेम चीज़ राज्य या फिर देश के लिए भी लागू होती है, क्योंकि जहां वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता वो देश तरक्की में हमेशा नीचे देखने को ही मिलेगा। बात करें बिहार की तो यहाँ औरतों के लिए इनइक्वेलिटी एक नॉर्मल सी बात है। जहाँ पर जितना महत्व लड़के की पढ़ाई को दिया जाता है उतना लड़की की पढ़ाई को कभी नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारे तक ही सीमित रह जाता है, क्योंकि लड़कियों के पैदा होते ही माँ बाप उसकी पढ़ाई में पैसे लगाने की जगह शादी और दहेज के लिए पैसे इकट्ठे करने में लग जाते हैं। और अगर लड़कियां थोड़ा बहुत पढ़ भी ले तो लास्ट में उसे शादी करके सेटल ही होना पड़ता है। सेटलमेंट मतलब सिर्फ शादी। लड़कियों के लिए कैरियर जैसा शब्द तो बना ही नहीं है, और अगर कोई कैरियर बनाना भी चाहे तो फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसा कि उसने किसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ की डिमांड कर ली है। इस तरह जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए मर्द ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि समाज, पॉलिसीज और पॉलिटिक्स भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। कई लड़कियों की तो बीच में ही पढ़ाई बंद करा दी जाती है और कई लड़कियां इसलिए स्कूल जाना बंद कर देती है क्योंकि वहां पर टॉयलेट की सुविधा नहीं होती। यही रीजन है कि जहां बिहार ने 71.2% पुरुष लिटरेसी है, वहां औरतों की संख्या सिर्फ 51.5% है। इन्हीं सभी रीजन्स की वजह से बिहार पीछे होता जा रहा है और यहाँ के लोगों को दूसरे स्टेट के लोगों से एड का सामना करना पड़ता है। कास्ट पॉलिटिक्स, दोस्तों कास्ट इंडिया में आज़ादी से पहले ही एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है और इसे लेकर कई तरह के झगड़े और दंगे इतिहास में आपको देखने को मिल जाएंगे। देश को कास्टिज्म से छुटकारा दिलाने के लिए कई लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे कि साउथ इंडिया में पेरियाल और महाराष्ट्र में डॉक्टर BR अम्बेडकर। लेकिन लेट 80s के दौरान बिहार में ऐसा कोई भी नहीं था जो कि लोअर कास्ट के लिए लड़ सके। हालांकि कास्टिज्म वाली बीमारी यहाँ भी महामारी की तरह फैली हुई थी और लोअर कास्ट वालों के लिए सरवाइव करना मुश्किल होने लगा था। उसी दौरान लालू प्रसाद एक पॉपुलर लीडर के तौर पर उभरकर सामने आने लगे, क्योंकि उनका नारा था विकास नहीं सम्मान चाहिए। अब इनके CM बनने के बाद लोअर कास्ट को सम्मान तो जरूर मिला, लेकिन बाकी का सिस्टम पूरी तरीके से खराब होने लगा। बिहार में क्राइम रेट हद से ज़्यादा बढ़ गया था। दिन दहाड़े हत्या और लूटपाट तो आम सी बात हो गई थी और लोग 7 बजे के बाद से घर के बाहर निकलने में भी डरने लगे थे। यही कारण है कि उनके शासनकाल को जंगल राज कहा जाता था। ये जंगल राज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 15 से 20 सालों तक चलता रहा। इसने बिहार के विकास की कमर तोड़कर रख दी। कारखानों पर ताला लगने लगा, लोगों का रोजगार उनसे छीन गया और गरीबी हद से ज़्यादा बढ़ने लगी, जिसके बाद से लोग बड़ी संख्या में रोजगार के लिए पलायन करने लगे। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि ये लोग लौटकर अपने स्टेट वापस आते तो वोट जातिवाद के नाम पर ही देते थे। डेवलपमेंट न बिहार सरकार का मुद्दा रहा है और ना ही पब्लिक ने इसकी डिमांड की है। बस इन्हें रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए और सरकार भी इन्हें इसी में ही लपेटकर सत्ता कायम रखना चाहती है। मैनिपुलेटिव पॉलिटिक्स, दोस्तों जरा आप इस क्लिप को देखिए। ये स्टेटमेंट पंजाब के फार्मर CM चरणजीत सिंह चन्नी ने पिछले साल फरवरी में दिया था।
सुना ना आपने कि ये कितनी बेबाकी की बातें कर रहे थे कि हम यूपी, बिहार और दिल्ली के लोगों को पंजाब में घुसने तक नहीं देंगे। कुछ साल पहले शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे ने भी बिहारियों के लिए कुछ इसी तरह की बातें बोली थी और कहा था कि मुंबई में बिहार के लोगों के लिए परमिट सिस्टम लागू होना चाहिए। इससे पहले उन्होंने महाराष्ट्र में रहने वाले बिहारियों को घुसपैठिया भी कहा था और उन्हें वहां से भगाने की धमकी भी दी गई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि महाराष्ट्र में अपराध बढ़ रहा है। इसके बाद बात करते हैं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की। इन्होंने 2023 के लेबर डे के मौके पर कहा था कि राज्य में 90% क्राइम का जिम्मेदार यूपी और बिहार के माइग्रेंट्स वर्कर ही है। अब जब इस तरह के स्टेटमेंट सीएम या बड़े पद पर बैठे लोगों के आने लगते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आम नागरिकों को भी लगने लगता है कि क्राइम फैलाने में बिहारी ही जिम्मेदार है या फिर उनके स्टेट में आकर उनके हिस्से का रोजगार छीन रहे हैं। अब नेता लोग तो इस तरह की बातें करके वोट बैंक भर के अपने घरों में लौट जाते हैं, लेकिन वहाँ रहने वाले बिहारियों का जीवन उस स्टेट के लोग तबाह कर देते हैं। अपने साथ होने वाले हर अपराध या अन्याय का दोषी वो बिहार के लोगों को ही मानने लगते हैं। कुछ समय पहले आपने तमिलनाडु के अंदर बिहारी माइग्रेंट्स पर अटैक की खबर तो जरूर सुनी होगी। इन सभी का रीजंस कहीं ना कहीं डर्टी पॉलिटिक्स ही रहा है। इसके अलावा इन एट सेंटिमेंट के पीछे हमारे फिल्म इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा हाथ है, जहां वो गैंग्स ऑफ वासेपुर, गंगाजल और सोल जैसी फिल्मों में बिहारियों को अग्रेसिव ठरकी दिखाने से परहेज नहीं करते। इससे देश के लोगों में बिहारियों के लिए एक अनमैनर्ड कम्युनिटी जैसी इमेज बनने लगती है, ट्रेट लाइक ए विलेन। अब दोस्तों, ये एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। असल में सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट से टैक्स इकट्ठा करती है और फिर जिस राज्य में ज़्यादा जनसंख्या या गरीबी होती है तो उसे ज़्यादा फंड एलोकेट किया जाता है। अब साउथ इंडियन स्टेट की पॉपुलेशन भी कम है और वो वेल डेवलपमेंट भी है। ऐसे में गवर्नमेंट उनसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करती है और रिटर्न में उनके स्टेट को कम दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए 800 रुपये के टैक्स की वसूली पर तमिलनाडु को 29 रुपये दिए जाते हैं, कर्नाटक को 36, तो वही महाराष्ट्र को सिर्फ 13 रुपये। वहीं बिहार से 800 रुपये कलेक्ट करने पर 219 रुपये एलोकेट किए जाते हैं। ऐसे में साउथ इंडियन स्टेट या महाराष्ट्र को दिक्कत होने लगती है कि मेहनत हम कर रहे हैं और हमसे टैक्स कलेक्ट करके बिहार को दिया जा रहा है। अब दोस्तों, ये डेटा उस टाइम और भी ज़्यादा काम आने लगता है जब इलेक्शन होने वाले होते हैं। यहाँ बिहारियों को विलन बना दिया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ऐसा दिखाया जाता है कि वो यूपी और बिहार का ही फेवर ले रहे हैं, क्योंकि इन स्टेट्स में ज़्यादा पॉपुलेशन है और उन्हें यहाँ से ज़्यादा वोट मिल सकते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट से साउथ इंडियंस खुद को नॉर्थ और ईस्ट से अलग करने लगते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि हमारा पैसा लेकर भी यूपी और बिहार वाले अपने स्टेट का विकास नहीं कर पा रहे हैं। अब दोस्तों, आज के दौर की बात करें तो हर एक चीज़ को पैसे से ही तोला जाता है। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है लोग उसका ही सम्मान करते हैं, लेकिन बिहार में रहने वाले 2.97 करोड़ फैमिलीज में से 94 लाख से भी ज़्यादा परिवार महीने में सिर्फ 6,000 रुपये या उससे भी कम कमाते हैं। और बिहार के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने का ये भी एक रीज़न है, क्योंकि आज से लगभग 15 साल पहले हरियाणा भी इस स्टेज पर था। कोई भी उस स्टेट या वहाँ के लोगों की इज्जत नहीं करता था, लेकिन जब वहाँ के किसान अमीर होने लगे तो फिर अचानक से लोगों का माइंडसेट ही बदल गया। हरियाणवी एक्सेंट बोलना अब बहुत ही कूल लगने लगा। वहाँ की वेशभूषा और लोग ज़मीन से जुड़े नज़र आने लगे। ऐसे में अगर बिहार भी अगले 15 से 20 सालों में डेवलप हो गया तो आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें बिहारी एक्सेंट सुपर कूल लगने लगेगा और पूरा देश उनके कल्चर की अलग अलग चीज़ों को अपनाने की कोशिश करेगा। इसके बाद से ना बिहार अपशब्द की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और ना ही उन्हें रोजगार छीनने वाला परदेशी कहा जाएगा। लेकिन ऐसा होने के लिए ना सिर्फ सरकार को बल्कि आम नागरिकों को भी बड़े बड़े कदम उठाने होंगे। कास्ट या फिर जातिवाद से निकलकर एजुकेशन, डेवलपमेंट और रोजगार की बात करनी होगी। सरकार से सवाल करने होंगे और अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। वैसे आपको क्या लगता है, बिहार के लोग अपनी छवि को बदलने में कभी भी कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा।